मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को पाठ 11 कृपया गंदा मत कीजिए पढ़ाऊंगी ना। तो स्वच्छता हम सभी को अच्छी लगती है, जहाँ साफ सफाई रहती है ना। तो इस पाठ के माध्यम से मैं बताऊंगी कि जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं ना, उससे भी सामान बनाने, जैसे कि भोपाल में शहर से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए अनोखी पहल की गई। ठीक, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक, तो भोपाल में शहर से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए एक अनोखी पहल की गई। भोपाल में प्रतिदिन 850 टन कचरा निकलता है। इस कचरे के निपटान के लिए आदमपुर छावनी में 12 प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। इनमें ट्रामल मशीनों की सहायता से कचरे को अलग अलग किया जाता है। फिर कचरे से निकलने वाले कपड़ों का उपयोग जो है रस्सी बनाने में किया जाता है, जिससे जो है रंगीन रस्सियाँ निर्मित होती हैं ना। तो इन रस्सियों को बाजार में बेचा जाता है। रंगीन होने के कारण इनकी बाजार में मांग बढ़ गई है। बाजार पहुंचाने से पूर्व इनको अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है। इसी तरह प्लास्टिक की भी प्रोसेसिंग की जा रही है। गीले कचरे से खाद बनाने के संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण पैरामीटर में कचरे की प्रोसेसिंग के 2 विकल्प दिए गए हैं, कचरे से बिजली बने या फिर खाद निर्माण हो। इन दोनों पैरामीटरों पर काम चल रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कचरे का निपटान तो होता ही है, साथ में उनका उपयोग भी रचनात्मक तरीके से होता है। शहर में गंदगी भी नहीं रहती और स्वच्छता भी बनी रहती है। और कूड़े का जो पहाड़ बना रहता है, कूड़े जो एकत्रित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, वह भी नहीं होते हैं, उनका भी उपयोग हो जाता है। तो लेकर कहते हैं कि अभी मैं एक सार्वजनिक स्थान पर खड़ा हूँ, सामने लिखा है कृपया गंदा मत कीजिए। इस आदेश, निर्देश या उपदेश के साथ यदि यह भी लिखा होता कि गंदा शब्द से क्या अभिप्रेत है, अभिप्रेत अर्थात क्या आशय है या इसका क्या अर्थ है, तो मुझे इसका अर्थ समझने में सहूलियत होती। शब्द और अर्थ का रात दिन विचार करते करते मुझे प्रत्येक शब्द के अर्थ में संदेह हो जाता है ना, अर्थात संशय हो जाता है। जो लोग धड़ल्ले से शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सचमुच भाग्यशाली हैं। मैं तो उपयुक्त वाक्य को लेकर देश, काल, पात्र आदि की उलझन में पड़ गया हूँ। गंदा का तो अर्थ मेरी दृष्टि से वही बहुतों की दृष्टि से नहीं है। मैं मिट्टी के स्पर्श से बचना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे गंदगी दिखती है। कपड़े पर मिट्टी का धब्बा आंखों को खटकने लगता है, क्योंकि उससे मुझे या मेरी नागरिकता और सभ्यता में बट्टा लगता है। बट्टा बोले तो कलंक ना, या नुकसान या कमी। किंतु ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें मिट्टी से इतना प्यार है कि उससे अलग होने की कल्पना भी वे नहीं कर सकते। वे तो वस्तुतः मिट्टी में ही सने रहते हैं और उन्हें मिट्टी का स्पर्श उतना ही सुखद और प्रिय लगता है जितना कि मुझे चंदन, मतलब लेखक को चंदन अत्यधिक प्रिय था। मेरी और उनकी दृष्टि में जो भेद है वह गंदगी की धारणा में भी भेद उपस्थित करता है। जो मेरी दृष्टि से गंदा है वह उनकी दृष्टि से गंदा नहीं है, साफ है और पवित्र भी है। संभवतः गंदा मत कीजिए इस सूचना को पढ़कर जो प्रतिक्रिया मेरे मन में उत्पन्न होती है वही उनके मन में नहीं होती। इसलिए वे अपनी दृष्टि से सफाई बरतते हुए भी मेरी दृष्टि में गंदगी को पैदा करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था, स्टेशन शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। ठीक, तो एक दिन मैं कहीं जा रहा था, स्टेशन पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि गाड़ी आधा घंटा लेट है, मतलब ट्रेन जो है आधे घंटे लेट है। लाचार प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। थोड़ी दूर पर एक सज्जन अपने बिस्तर पर बैठे देखने में देहात के रहने वाले और धनी लग रहे थे। 2 आदमी उनके पास खड़े थे जिनसे वे बात कर रहे थे और प्रायः
प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर एक बार थूक देते थे। जैसे कि बहुतों की आदत होती है बात करते हैं तो बीच बीच में थूकते रहते हैं ना। तो जब एक दिशा थूक से सरस हो गई तो दूसरी ओर मुंह कर बैठ गए। फिर भी यही क्रम चलता रहा, मतलब एक तरफ पूरा गंदा कर दिए तो उसके बाद फिर दूसरी तरफ करना प्रारंभ कर दिया। आधे घंटे के भीतर अपने आसपास की जमीन को उन्होंने तर कर दिया, अर्थात भिगा दिया। मैं उनकी इस चेष्टा को बड़े ध्यान से देखा। लेखक कहते हैं कि मैं उनकी वो जो ये कार्य कर रहे थे उनके कार्य को बहुत ध्यान से देख रहा था और निष्कर्ष यह रहा कि वह शक्ति व्यक्ति लघु सिंचाई योजनाओं में बड़े काम का सिद्ध हो सकता था। जिस अनुद्विग्न भाव से आसपास की जमीन को सरसता प्रदान कर रहे थे उसे देखकर उद्विग्न अर्थात परेशान, चिंतित हो रहा था। अपने जानते वे कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो गंदा कहला सके, मतलब वो अपनी जान में तो गंदा नहीं कर रहे थे लेकिन गंदा तो कर ही रहे थे। यह उनके जीवन का सहज क्रम था। उनके थूक में रंगीनी नहीं थी, अर्थात वे तांबुल सेवी नहीं तंबाकू सेवी थे। तांबुल अर्थात पान, मतलब पान खाने वाले, तांबुल सेवी अर्थात पान खाने वाले ना, वो पान खाने वाले नहीं थे, मतलब तांबुल सेवी नहीं थे, वे तंबाकू खाने ना। तो क्या होता है, वो तंबाकू सेवी थे, तंबाकू खाने वाले। तो तांबुल सेवियों की छाप तो और भी गहरी होती है और मुझे बहुत कम तांबुल सेवी ऐसे मिले हैं जो पीक फेंकते समय स्थान अस्थान का विचार करते हों। यूँ सामान्यतः तांबुल खाने वालों की अपेक्षा पान खाने वाले अधिक संपन्न और सभ्य भी समझे जाते हैं। व्यसनों में भी वर्ग भावना है। बीड़ी पीने की अपेक्षा सिगरेट पीना अधिक अभिजात्य अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न या समझदार समझा जाता है उसको ना। तो बीड़ी की अपेक्षा जो सिगरेट पीना अधिक आभिजात्य का सूचक है और सिगरेटों में भी कीमत के अनुसार नीची और ऊंची जातियां होती हैं जिनसे पीने वाले का सामाजिक स्तर निर्धारित होता है ना, कि कौन सस्ती वाली पी रहा है और कौन महंगी वाली। तो सामाजिक स्तर भी चाहे जो भी हो ना, चाहे जो सामाजिक स्तर में जो भी भेद हो, गंदगी फैलाने में सब समान हैं। सच पूछिए तो सफाई और गंदगी का संबंध सामाजिक स्तर से उतना नहीं है जितना व्यक्तिगत संस्कार से। कहीं तो यह संस्कार सहज होगा और कहीं सायास अर्थात प्रयत्न पूर्वक ना। तो पाश्चात्य देशों में सफाई की भावना जितनी व्यापक है, गंदगी की भावना उतनी ही हमारे यहाँ के देशों में क्या है, साफ सफाई अत्यधिक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, खाते पीते हैं ऐसे जहाँ मन करेगा वहीं फेंक देंगे ना। तो ये जो है संस्कार से आते हैं, सिखाया जाता है इसको कि रास्ते चलते कुछ खा के तुम्हें फेंकना है, उसको कूड़ेदान में फेंकिए। ऐसा नहीं माना जा सकता, किंतु सामाजिकता से प्रेरित होकर उन्होंने स्वच्छता का अपने भीतर विकास कर लिया, तभी तो पूरा का पूरा देश स्वच्छ दिखता है। उन्होंने अपने अंदर विकास किया ना, अपने भीतर स्वच्छता का, सामाजिकता से प्रेरित होकर। हमारे यहाँ एक को गंदगी लगाते देख दूसरे को भी गंदगी लगाने की प्रेरणा हो जाती, वो तो कर रहा है तो हम क्यों ना करें। हमारी यह धारणा ही हमारा काम गंदा ना, हमारी यह धारणा ही हमारा काम गंदा करना है और साफ करना नगर पालिका का। हम लोग गंदा कर देते, कौन साफ करता है ना, तो सरकार साफ कराएगी, नगर पालिका का काम। हम भूल जाते हैं कि जहाँ हर आदमी गंदा करने को कटिबद्ध है अर्थात पूरी तरह तत्पर है, वो तैयार है, वहाँ एक नगर पालिका कितनी सफाई कर सकती है, सही ना। अगर हम लगातार गंदगी फैलाते रहेंगे तो नगर पालिका कितनी सफाई कर पाएगी। संस्कार की बात याद आने पर एक बीती बात याद आई। वो लेखक कहते हैं कि मैं एक बार विदेश में था, मेरे एक मित्र भी इसी फ्लैट में दूसरे कमरे में रहते थे। फुर्सत रहने पर अक्सर बैठक खाने में मतलब जाकर हम दोनों बैठते थे, गपशप मतलब बातें भी करते थे। वे सिगरेट पीने के शौकीन थे, साथ ही बड़े शिष्ट सभ्य, वहाँ की सफाई से बड़े प्रभावित थे और हमेशा उसकी प्रशंसा किया करते थे। उनके बैठक खाने में आते ही एस्ट्रे
अर्थात राखदानी या भस्मदानी, जैसे सिगरेट पीते समय जो राख निकलती है उसको फेंकने के लिए ना। तो परंतु जो है भूल कर भी वे राख एस्ट्रे में नहीं पड़ने देते, अंग्रेजों की सफाई की तारीफ करते जाते और सिगरेट की राख से कालीन में रंग भर जाते। उनके जाने के बाद कालीन साफ करना मेरी पत्नी का अनिवार्य कर्तव्य बन चुका था। आपने अक्सर रेलगाड़ी की प्रथम श्रेणी के डब्बों में मूंगफली के छिलके या अजीबोगरीब चीज़ें बिखरी पड़ी देखी होंगी ना। आप लोग जब सफ़र करते होंगे ट्रेन का तो देखे होंगे कि ट्रेनों में भी मूंगफली के छिलके, ट्रेन बस ना पड़े रहते हैं। तो क्या होता है, उससे भी गंदगी फैलती है ना। तो कहते हैं कि मुझे घूमने फिरने के अवसर काफ़ी मिले, स्वदेश भी विदेश भी ना, और चिंतन का दूराभ्यास होने से प्रायः कुछ न कुछ सोचता विचारता रहता हूँ। भारत में भावनात्मक एकता के प्रश्न पर मैंने कई दृष्टियों से सोचा। धर्म भावात्मक एकता का आधार नहीं बन सका, यह तो प्रत्यक्ष ही है। उसके चलते ही देश के दो टुकड़े हुए हैं। जातियाँ अलगाव का समर्थ साधन रही हैं। भाषा को लेकर जो तू मैं मची हुई है वो कहते हैं वह कहने की चीज़ नहीं। वेशभूषा मतलब कि पहनावा ना, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में पर्याप्त अंतर है। फिर भावनात्मक एकता का आधार क्या हो? और तब मुझे दो ही आधार दिखाई देते हैं, गंदगी और गरीबी। और किसी आधार पर भारत की भावनात्मक एकता संभव हो या न हो, इन दोनों आधारों पर यह संभव हो जाती। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से गुजरात तक का एक जैसी गरीबी और गंदगी देखेंगे। फिर लेकर कहते हैं जब कहीं कोई दूसरा सूचना देखता हूँ तो मेरे मन में एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह यह है मनोविनोद की। सूचना को लिखाने में निश्चय ही काफ़ी पैसे लगते हैं, लेकिन इस क्या होता है उपयोग उससे सिद्ध होते शायद ही कभी दिखाई देता हूँ। दीवारों पे तो लिखे रहते हैं, लेकिन उस सूचना को ग्रहण कौन करता है, उसका पालन कौन करता है? संभवतः यह है कि मेरी दृष्टि से यह दोष है। यूँ भी दृष्टि मेरी बहुत अच्छी नहीं है, चश्मा लगाता हूँ किंतु केवल दृष्टि दोष ही है, ऐसा मेरा अहम मानने को तैयार नहीं। कृपया गंदा मत कीजिए। यह वाक्य जिसने लिखा या जिसने लिखवाया ना, उसकी धारणा गंदगी के विषय में धूमिल होने पर भी अवांछनीय है, अर्थात अप्रिय है या अनिच्छा है। यूँ जैसे मैंने कहा, गंदगी का न तो कोई एक रूप है, न ही कोई एक स्तर, न ही कोई एक कारण। फिर भी औचित्य बोध के समान अनौचित्य बोध का भी एक समान स्तर हुआ करता है। वही स्थिति गंदगी की भी, जिस स्थान पर बैठकर क्लब का आनंद उठाते हैं, रात को बिस्तर लगाकर शांति और चैन की नींद सोते हैं। कलकत्ता या बम्बई जैसे नगरों में अगणित लोगों का निवास स्थान फुटपाथ है, जिनकी खुशबू और स्वच्छता से हम भी अपरिचित नहीं हैं। उनके लिए कृपया गंदा मत कीजिए का अर्थ वही नहीं है जो मेरे लिए है। तब मैं यह तय नहीं कर पाता हूँ कि इस निर्देश का आग्रह मानूं या यह व्यंग लिखा है। मतलब लेखक का कहने का मतलब है कि अगर भारत जैसे देश में या हम लोग देखते दीवारों पे लिखे रहते, लेकिन बहुत लोग जो लिखा रहता है उसका आज्ञा का पालन नहीं करते हैं ना, तो कृपया अगर मतलब लिखा है तो उसको अनुसरण भी करें। उसको अगर लिखा है कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं या कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें ना, तो ये सब जो है संस्कारों से आते हैं, सिखाया जाता है बचपन से ही ना। तो आप लोग भी बच्चों ध्यान से जो है इस पाठ को पढ़िए। और तो बच्चों मैंने अभी आप लोगों को पाठ 11 कृपया गंदगी मत कीजिए पढ़ाया ना। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि अगर दीवारों पे कुछ लिखा गया है, पोस्टर वगैरह, मतलब जो भी सूचना लिखी गई रहती है उसका अनुसरण करना चाहिए। ठीक, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू।